एक व्यक्ति अपने खेतों में जाता है। खेतों में जाने के बाद उसे एक अजीब सी दुर्गंध आ रही होती है और दुर्गंध इतनी भयानक है कि वो वहां पर खड़ा भी नहीं हो पाता। वो आसपास ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तभी पास में ही एक कुआं होता है। वो कुएं में जैसे ही झांक कर देखता है, कुएं के अंदर दो बोरियां तैर रही होती हैं। खाद के कट्टे नुमा कुछ बोरियां होती हैं, वो तैर रही होती हैं। वो उन्हें जैसे ही देखता है और उसके अंदर से दुर्गंध और भी तेजी से आ रही होती है, तो आसपास के कार्य करने वाले किसानों को आवाज देता है और वो लोग भी मौके पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें खुद कुछ नहीं करना चाहिए, हमें 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना देनी चाहिए। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर उन दोनों बोरियों को बाहर निकाल लिया जाता है। और जैसे ही बोरियां बाहर निकाली जाती हैं, बोरियों के अंदर 7 टुकड़ों में एक महिला की लाश थी, जिसमें सर से लेकर के नीचे वाले धड़ का हिस्सा, दोनों हाथों के टुकड़े और घुटनों से ऊपर के हिस्से थे, लेकिन सर और पैर नहीं थे। पूरा कुएं का पानी खाली कर दिया जाता है, लेकिन वो टुकड़े फिर भी नहीं मिलते। सिर्फ इतना पता चलता है कि ये लाश एक महिला की है। इसके लिए हर एक जगह पर तफ्तीश की जाती है। 50 से ज्यादा टीमें गठित की जाती हैं। आसपास के गांवों में पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन अंत में जो कातिल होता है वो एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है, और पकड़ा ही नहीं जाता बल्कि कातिल एनकाउंटर में मारा भी जाता है, क्योंकि उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है। और इसी के साथ पुलिस प्रशासन खुश होके इस अंधे खून में पुलिस वालों के ऊपर 50,000 रुपए की इनाम राशि देते हैं, और जो गांव वाले लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ से 20,000 की इनाम राशि भी दी जाती है। क्योंकि जब ये केस खुलकर सामने आता है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक चंदेरा गांव है और यहीं का एक गांव लगता है मेलवाड़ा। दरअसल यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रचना यादव। देखने में बेहद खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है। उसके विवाह के लिए एक लड़का तलाश किया जाता है। माँ बाप एक लड़का तलाश करके उसका विवाह कर देते हैं। शादी हो जाती है और शादी के बाद जो पति है उसके ऊपर ज्यादा ही रोक टोक किया करता था, क्योंकि पत्नी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लोग उससे बातचीत करने का बहाना ढूंढा करते थे, उससे बातचीत किया करते थे, और ये बात उसके पति को बहुत अखरा करती थी। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। 5 वर्ष बीत जाते हैं, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अब ये चीजें मनमुटाव बढ़ता चला जाता है। रचना यादव लोगों से बातचीत करना नहीं छोड़ती और उसके पति को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। आखिरकार 5 वर्षों बाद रचना यादव अपना ससुराल और बच्चों को वहीं छोड़कर अपने मायके आकर रहने लगती है। तभी 2023 में उसे उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति होता है, जिस गांव मेहवा का रहने वाला शिवराज यादव, उससे उसकी दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और वो अपनी निजी जिंदगी की बातें बताती है कि उसका पिछला जीवन ऐसा रहा था। वो कहता है कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू करते हैं। लेकिन 2023 में ही अचानक से जो ये रचना यादव होती हैं, एक पुलिस कंप्लेंट कराती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि उसके जेठ ने उसके साथ रेप किया है और इसमें उसका पति शिवराज यादव भी शामिल है। जब वो ये केस कराती हैं तो मामला बहुत ज्यादा सुर्खियां पकड़ने लगता है। इसी गांव के एक एक्स प्रधान होते हैं जिनका नाम होता है संजय पटेल। कहने को तो ये एक्स प्रधान थे, लेकिन बताया जाता है कि जो नए प्रधान थे वो भी इन्हीं के कहने पर बने थे। ऐसा कहा जा सकता है कि पद पर दूसरे प्रधान बैठे हैं, लेकिन चलती अभी भी संजय पटेल की है।
जैसे ही उसे इस मामले के बारे में पता चलता है, वो सीधा रचना यादव से मिलने पहुंच जाते हैं। रचना यादव की खूबसूरती से वो इतना प्रभावित होते हैं कि वो खुद इस मामले में घुस जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देते हैं और उसके साथ निकटता बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी घनिष्ठता और निकटता इतनी बढ़ जाती है कि ये उसे झांसी में ही एक कमरा दिला देते हैं ताकि कोर्ट के चक्कर इसे काटने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। जो संजय पटेल हैं, ये शादीशुदा हैं। इनके 2 बेटे भी हैं, जिनमें से बड़े बेटे की उम्र 21 वर्ष होती है। अब जो ये इनकी पत्नी होती है संजय पटेल की, उससे पता चल जाता है कि मेरे पति के अवैध संबंध है, लेकिन उसे रोक टोक कर समझा दिया जाता है। लेकिन अभी जो कुछ समय बाद ही जो ये केस चल रहा है, लेकिन इसी बीच शिवराज यादव यानी जो रचना यादव है, इसके पति की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद अब ये संजय पटेल पर दबाव बनाने लगती हैं कि उसे उससे विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी की रखेल बनकर नहीं रह सकती। लेकिन संजय पटेल शादीशुदा हैं, ये उससे विवाह नहीं कर सकते और ये इस बारे में उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रचना यादव मानने को तैयार नहीं है। अचानक एक दिन जो 8 अगस्त 2025 के लगभग उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उससे पीरियड्स आ रहे होते हैं और उसमें इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो रुक नहीं रही होती, और वो संजय पटेल को फ़ोन करती है और कहती है कि आकर मुझे अस्पताल में दिखाओ। संजय पटेल तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसे एडमिट कराना पड़ेगा, और वहाँ एडमिट कराने के बाद संजय पटेल वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिनों तक उसका इलाज चलता है और इलाज के बाद जब संजय पटेल उसे वहाँ से डिस्चार्ज कराने जाते हैं, तो वो बोलती है कि वो यहाँ से सीधा कोर्ट जाएगी ताकि वो तुमसे शादी कर सके, वरना वो यहाँ से जाएगी ही नहीं। वो जिद पकड़ लेती है और संजय पटेल वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद ये अपने भतीजे संदीप से इस बारे में बातचीत करते हैं और बताते हैं कि ये औरत उसके गले पड़ रही है, जबकि वो उससे विवाह नहीं कर सकता। जो संदीप है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड का एक कत्ल कर दिया था, जिसके चलते ये जेल की सजा काट के आया है। इसी बीच इसकी जेल में एक व्यक्ति होता है प्रदीप, उससे मुलाकात होती है। वो उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मेरे चाचा मुसीबत में हैं, उसे मुसीबत से बचाना है। प्रदीप कहता है चाचा के लिए तो जान भी हाजिर है। 15,000 रुपए में वो कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। सीधा अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल से रचना यादव को लेकर के सीधा ये लोग सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बहुत शराब पीते हैं और शराब पीकर प्रदीप के साथ साथ जो संदीप होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। प्रदीप कहता है कि ये जो प्रधान जी हैं, ये तो तुमसे शादी करने से रहे। जो रचना यादव है उससे गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम होते कौन हो। तभी प्रधान जी कहते हैं ये सही कह रहा है, और दोनों में झगड़ा हो जाता है। और झगड़े के दौरान संजय पटेल उसका गला दबा देते हैं और जो प्रदीप और संदीप होते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो छटपटा भी ना पाए। अब ये लोग सोचते हैं कि इसकी लाश को यहीं पर लहपुरा बांध में ही फेंक दिया जाए। सारा वजनी सामान इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन वहां पर गलती से पुलिस टीम पहुंच जाती है और पुलिस का जब सायरन बजता है, गाड़ी की जो आवाज होती है, वो लगता है कि पास में ही है, ये यहाँ से भाग जाते हैं। जब भी ये लखेरी बांध जाते हैं, वहां पर गार्ड आ जाता है, तो वहां से भी ये चले जाते हैं और इसके बाद ये कोई ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज ना हो। तभी इन्हें याद आता है कि महेवा गांव के पास ये किशोरपुरा गांव है, वहां पर एक कुआं है, उसके अंदर क्यों ना इसकी लाश को डाल दिया जाए। ये लोग ले जा करके इसके 7 टुकड़े करते हैं। कुल्हाड़ी से प्रदीप इसके 7 टुकड़े करता है। सर और पैर को रख लिया जाता है, धड़ को और दोनों हाथों को और घुटने से ऊपर के हिस्सों को कट्टे में डालकर बड़े बड़े पत्थरों के साथ बांधकर कुएं में डाल दिया जाता है, और जो सर और पैर होता है उसे लखेरी बांध में ले जा करके फेंक दिया जाता है।
लेकिन यहीं पर जो उसका भाई होता है, जब उसे पता चलता है कि रचना यादव से उसकी बात नहीं हो पा रही है, वो उसे पुलिस में जा करके कंप्लेंट दर्ज कराता है और पुलिस उसकी शिनाख्त निकलवाती है। और जब उसके कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि गांव के संजय पटेल से उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ करती थी। संजय पटेल को उठाया जाता है तो वो कहता है कि रचना तो जीवित है, मैं उसे अभी 1 घंटे में लेकर आता हूँ। लेकिन वो पुलिस से ज़्यादा भाग नहीं पाता और पुलिस उसे पकड़ लेती है। साथ ही संदीप और प्रदीप को भी पकड़ लेती है, लेकिन जो प्रदीप होता है वो लगातार पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहा होता है। इसी बीच पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं और मामला सुलझ जाता है। इसी के लिए जो पुलिस वाले होते हैं, इन्होंने एक अंधा जो कत्ल था उसे सुलझा दिया था। तो पुलिस टीम को 50,000 रुपये की इनाम राशि दी जाती है। यहीं पर ग्रामीण परिवेश वालों की तरफ से भी 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि जो रचना यादव थी, इस स्त्री का चरित्र बिल्कुल सही नहीं था, इसीलिए शायद पहले पति ने इसे छोड़ दिया, दूसरे पति के साथ ये रह नहीं पाई, जेठ के ऊपर आरोप लगाया और साथ ही साथ गांव के प्रधान जी से भी विवाह करने के लिए तैयार हो गई और शायद इसी का अंजाम उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।